आइए दोस्तों, एआईएफएस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब जितने भी टाइप के एक्सपेंस होते हैं उनका ऑडिट कैसे करना है वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो देखा जाए तो एआईएफएस में बहुत सारे अलग अलग आइटम हैं, उनमें से एक बड़ा आइटम आपका फिनिश हो जाएगा इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा है ग्रीन पेन से, ऑन सिमिलर टोन एज फॉलोड इन द केस ऑफ ऑडिट स्टेप्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। जैसा परचेस और सेल्स को चेक करने के लिए हमने ऑडिट स्टेप्स लगाए थे, वैसे ही हमें लगभग यहां पर करना है। ठीक है, बस माइनर चेंजेस हो जाएंगे, वहां परचेस या सेल्स था, यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, तो अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जरूरी थोड़ी कि ऑडिट स्टेप्स ही वर्ड यूज हो, तो क्या वर्डिंग यूज होगी वो ध्यान देना आप। जब वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ये चीजें जानना चाहेंगे तो क्या वर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हायरिंग, अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंडिंग लेगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हायरिंग, अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस। पहले एम्प्लॉय की हायरिंग होती है, फिर एनुअली उसके अप्रेजल्स होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, और फिर रिटायरमेंट का कैसा क्या है। तो वो पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है। सबसे पहले आप देखो ऑडिट ऑफ परचेस और सेल्स में क्या था, आइडेंटिफाई दी कंट्रोल पॉइंट्स ऑन परचेस साइकिल या सेल्स साइकिल। यहां पर वो पॉइंट मिसिंग है, इन्होंने डायरेक्टली टेस्ट दी कंट्रोल से शुरू करा है। आप चाहो तो वो फर्स्ट पॉइंट भी यहां लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां शुरू कहां से हुए, सबसे पहले आपको कंट्रोल्स को चेक करना है जो भी लगाए गए हैं अराउंड एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, एम्प्लॉय पेमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग जितने भी कंट्रोल लगाए उनको चेक करना है और जानना है कि वो कितने इफेक्टिव हैं। क्योंकि अगर वो इफेक्टिव हुए तो ऑडिटर अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। कॉमन इंटरनल कंट्रोल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि भाई जैसे क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय पेमेंट के रिगार्डिंग। तो जैसे कि अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना, एम्प्लॉय मास्टर मेंटेन करना जिसमें एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल होती है, पर्सनल प्रोफेशनल सारी चीज़ें, ठीक है, जो होना चाहिए एंटिटी के पास, है ना। और ऑथोराइजेशन, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना या उसकी सैलरी बढ़ाना, जो भी है तो वो सब ऑथोराइज होना चाहिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पर दिए हैं, डिडक्शंस प्रॉपर होना चाहिए, जो भी है। तो कुल मिलाकर टेस्ट करना है आपको कंट्रोल्स को, ऐसा फर्स्ट पॉइंट में बताया है, ताकि आप आगे की सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंड डिसाइड कर सको। सेकंड है आपको क्या करना है, जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है उसमें से कुछ रैंडम बेसिस पे सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन निकाल लेना है, और फिर जो आपने सैंपल निकाला है उस पर टेस्ट ऑफ डिटेल काइंड ऑफ लगाना है एक तरीके से। मतलब फिर उस एम्प्लॉय की हर चीज चेक करना है, जैसे कि उस एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर चेक करो, अप्रेजल लेटर चेक करो, जो सैलरी बढ़ाई गई वो उसका अप्रेजल लेटर आता है मेल पर, अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करो उसका, एचआर की क्या पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉय मास्टर, सब कुछ फिर अपन उस एम्प्लॉय का चेक करेंगे जो अपन ने सैंपल में निकाला होगा। फिर आपको क्या करना है, वही बात लिखी है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज मस्ट। ठीक है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना मस्ट है, वो तो ठीक है। मेन क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर हमें लगानी है, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि जो इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो उस रीजनेबलनेस का अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे सर, वही कंपेरिजन विद प्रीवियस ईयर्स, ट्रेंड एनालाइज करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं और एक एम्प्लॉयज को एवरेज सैलरी क्या दी जाती है, मतलब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये सब यूज करके हमें क्या करना है, एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है और उसको कंपेयर करना है किससे, लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। ठीक है, और अपने जो इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है तो सिमिलर एंटिटीज से भी कंपेयर कर सकते हो। ऐसे जहां जहां आपको लगता है कि जहां कंपेरिजन पॉसिबल है वहां कंपेयर करके आप एक रीजनेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये ध्यान देना बेटा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये वर्ड आपको दिखाई देंगे। हाउ ऑडिटर विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, किस बारे में, अबाउट हायरिंग, अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या लिखा है सर, ऑडिट प्रोसीजर्स, चेकिंग अब यहां करना है। यहां तो केवल क्या है, आपने पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करा है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगी सर, ठीक है, क्या क्या हम करेंगे देख लो, जल्दी जल्दी बोलता हूं। यहां पर देखो मैंने समरी भी बनाकर दी है आपको, ताकि आप जल्दी से पढ़ सकें।
सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की प्रोसेस की, किस प्रोसेस की ऑफ कैप्चरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस। सिंपल शब्दों में अटेंडेंस का क्या प्रोसेस है वो हमें चेक करना है, जैसे कि पंचिंग होता है एंट्री पर, एग्जिट पर, या जो भी है क्या होता है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट एंटिटी कोड रिकॉर्ड एक्सपेंस फॉर फिक्टिशियस एम्प्लॉय। सबसे मेन चीज इस पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई एंटिटी टैक्स बचाने के लिए फालतू फेक खर्चे दिखाने के लिए क्या करे, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज को इंसल्ट करे, फिक्टिशियस एम्प्लॉय को सैलरी दिखाए। इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एम्प्लॉय से पर्सनली जाकर मिल सकते हो ऑन सैंपल बेसिस। हर किसी से तो नहीं मिलोगे, पर हाँ अगर आपको डाउट है तो आप उन लोगों से मिल सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ले लो। ठीक है, और क्या करो, मंथली मूवमेंट स्लिप बिटवीन न्यू हायर्स, लीवर्स एंड कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज। मतलब आप पूरा एक डेटा ले लो, कितने एम्प्लॉयज हैं जो एंटर हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं जो जा रहे हैं, वो सब डेटा आप ले लो ताकि आप चीज़ों को ढंग से चेक कर सको, है ना। ठीक है, तो पूरी लिस्ट ले लो, ईयर एंड पर कितने हैं, और मंथली मूवमेंट की लिस्ट ले लो। क्योंकि यार देखो, अगर हर महीने बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सब चीज़ें भी तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कब, जब हम एक ओवरऑल अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का अमाउंट होना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं, कम लोग अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी कम होना चाहिए ना, ऐसा। ठीक है, फॉर अ सैंपल ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर चुके हैं, जा चुके हैं, तो उनमें से कुछ सैंपल बेस पर निकाल लो। मान लो 100 लोगों ने रिजाइन करा तो 10 लोगों का डेटा उठा लो और देखो क्या उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है ना। क्या उनके जो ड्यूज़ हैं इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या वो सब के सब पे कर दिए गए हैं। ठीक है, एंड वेदर द रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय एक्नॉलेजमेंट ऑन फाइनल कंप्यूटेशन हैज़ बीन ऑब्टेन। मतलब एक तरीके से कि जैसे मान लो आप रिटायर हुए तो हमने आपका सारा पेमेंट कर दिया, तो आपसे एक एक्नॉलेजमेंट ले लूँ कि हाँ आपको सारा पैसा जो आपका बनता था वो मिल गया है। नहीं तो कई बार क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ, अब मान लो उसके 2 लाख रुपए बनते हैं, तो एंटिटी इसको दिखा ही नहीं रही है, भाई इसको पेमेंट करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो या तो तुम प्रोविजन बनना चाहिए था कायदे से, जो कि पहले बना ही होगा मेरे हिसाब से। रिटायरमेंट के बाद भी जो पेमेंट होता है उसका प्रोविजन पहले ही बन जाता है AS 15 के हिसाब से। तो कुल मिलाकर हमें चेक करना है कि वो सब जो रिटायर्ड एम्प्लॉय का बनना चाहिए या जो एम्प्लॉय ने रिजाइन करा है उसका जो भी फुल एंड फाइनल अमाउंट बनना चाहिए वो उसको पे कर दिया है कि नहीं कर दिया है, प्लस उसका एक्नॉलेजमेंट ले लिया है कि उसको पैसा मिल गया है। नहीं तो पेमेंट भी नहीं करा और दिखा भी नहीं रहे हो तो फिर तो तुम कम खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, वेरीफाई इफ अक्रूवल और प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ऑब्लिगेशंस लाइक बोनस, ग्रेच्युटी एंड लीव एनगेजमेंट। ये तो सीधा सीधा हो गया कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया, ऐसा AS 15 के हिसाब से भी अपन बोल सकते हैं। फिर जो PF ESI वगैरह डिडक्ट करते हैं अपन लोग, क्या उसको रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के लिए जमा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, देखो। प्लस जो टाइम लाइन है उसके अंदर ही जमा किया जा रहा है। भाई अगर आपने किसी का TDS भी काटा है तो वो जमा होना चाहिए ना। तो TDS काटा हो, चाहे वो तुमने स्टैट्यूटरी ड्यूज जो भी काटे हो आपने, जैसे कि आपका PF ESI है, जो भी काटे हैं वो सब के सब आपको टाइमली जमा करना है। ठीक है, ये भी हम एज एन ऑडिटर चेक कर लेंगे। अच्छा, इनके हिसाब से पता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है जो, आप इतना ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, कि आप इनसे अंदाज़ा लगा भी सकते हो कि कितनी सैलरी रही होगी। भाई अगर मान लो किसी की सैलरी का 10% PF काटा जाता है, तो अगर हमें PF पता है तो PF डिवाइड बाई 10% करेंगे तो उसकी बेसिक सैलरी पता नहीं चल जाएगी। तो वो उस तरीके की बातें हैं कि हम PF और ESI के अमाउंट से भी हम सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पर आप अगर इतना भी लिखोगे ना कि PF ESI वगैरह जो अमाउंट आपने डिडक्ट किया है वो रिस्पेक्ट अथॉरिटी को जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लस टाइमली जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एज एन ऑडिटर हमें चेक करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है ओवरऑल रीजनेबलनेस जानने के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। ठीक है, और क्या है सर, मंथली सैलरी रजिस्टर आपको ले लेना है फॉर ऑल 12 मंथ, हर महीने का देख लो रिकॉर्ड, और फिर हर महीने को पिछले साल के रिस्पेक्ट वन से आप चेक कर लो, इस साल अप्रैल मंथ में कितनी सैलरी पे हुई, लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में कितनी सैलरी पे हुई थी, ऐसा आप कर सकते हो, है ना। सो ऑब्टेन द मंथली सैलरी रजिस्टर फॉर ऑल 12 मंथ, कंपाइल अ मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग मंथ। तो पूरे 12 मंथ का रिकॉर्ड ले लो, हर महीने की सैलरी एक दूसरे हर महीने से भी कंपेयर करो,
मतलब अप्रैल की मई की जून से, ऐसे भी करो चेक, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस भी करो, और इस साल के मंथ को इसी मतलब लास्ट ईयर के सेम मंथ को आप कंपेयर कर सकते हैं। इस साल का जून मंथ लास्ट ईयर का जून मंथ ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, तो जिस जिस तरीके से एनालिसिस पॉसिबल हो आप उसको कर सकते हैं। समरी देखो, सिंपल। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर या रिकॉर्ड चेक करना है, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने फिक्टिशियस एम्प्लॉय दिखाए हैं। तो ऐसे केस में आप इस रिस्क को कम करने के लिए आप एम्प्लॉय से पर्सनल मतलब इन पर्सन या पर्सनली आप मिल सकते हो। फिर आप उनकी लिस्ट ले लो, मंथली मूवमेंट कि कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने रिप्लेस हो रहे हैं, वो सब लिस्ट ले लो आप, उसको भी आप चेक करो, क्योंकि वो भी हेल्प करेगा आपको ये जानने में कि एक्सपेंस सही रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्रोविजन बराबर बनाया कि नहीं बनाया, वेरीफाई वेदर प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशंस। पीएफ ईएसआई अगर काटा गया तो डिपॉजिट किया गया है रिस्पेक्ट अथॉरिटीज के पास विद इन द डिफाइंड लिमिट्स या टाइम लाइन्स जो भी हैं विद इन द डिफाइंड टाइम, है ना। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ ताकि ओवरऑल रीजनेबलनेस पता चल सके। मंथली सैलरी रजिस्टर ले लो ऑल 12 मंथ के लिए, और करंट ईयर के मंथ को लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट मंथ से कंपेयर करो, और मंथ ऑन मंथ एनालिसिस भी करो, हर महीने को पिछले महीने से चेक करो। जिन एम्प्लॉयज ने रिजाइन करा है देख लो कि उनके सारे जो ड्यूज हैं वो क्लियर हो गए हैं, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज, या जब रिजाइन करता है तो जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है वो सब पेमेंट कर दिया है। कितना बढ़िया हो जाता है। आप सोचो, आपको इतना ही याद रखना है, सही मायने में यही मेन पार्ट है। तो सर आप इतना ही पढ़ा देते, नहीं बेटा, आपको अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो आप ऊपर डिटेलिंग देख सकते हो, पर आप फाइनली आप इससे पढ़ोगे ओके है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, थोड़ा और ग्रामर ऐड कर देना। ठीक है, अब आते हैं ऑडिट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे। ठीक है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज करते हैं, डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट के लिए करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है सर, ऑडिटर को एक तो एट्रीब्यूट्स, कौन से एट्रीब्यूट चेक करना है डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन में। एट्रीब्यूट वर्ड को क्यों हाईलाइट करा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एट्रीब्यूट वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो क्या क्या देखना चाहेंगे आप डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन में, कौन से एट्रीब्यूट्स पर ध्यान देना चाहेंगे। पहला, अंडरस्टैंडिंग लेना कि एंटिटी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है। अंडरस्टैंडिंग लो कि एंटिटी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। पहला एट्रीब्यूट, पहला फीचर जो हम चेक करना चाहेंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। फिर कंपनी की जो पॉलिसी है, देखो आपने समझ लिया कि कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है। अब देखो कि वो जो भी पॉलिसी फॉलो कर रही है, क्या वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है, क्या वो कंपनी एक्ट के हिसाब से सही है। ठीक है, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है। ठीक है, क्या डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ, क्या रेसिडुअल वैल्यू किया जा रहा है, रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर करते हैं ना, तो क्या उसको कंसिडर करके ही कैलकुलेशन किया जा रहा है डेप्रीसिएशन का। फिर क्या डेप्रीसिएशन एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है, मतलब कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। फिर जो मेथड आपने यूज करी है डेप्रीसिएशन के लिए, क्या वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड थी, और जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हैं उनमें जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम जो सिग्निफिकेंट है, सिंपल शब्दों में हर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को आपको सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है। राइट, अब इसकी समरी देखो मैंने कैसे लिखा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एट्रीब्यूट, देखो ये समरी दिख रही है आपको, ईच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपीए डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। ठीक है, पीपीए के हर सिग्निफिकेंट पार्ट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है। फिर देख लो कि वो लोग कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। फिर क्या वो पॉलिसी एएस और कंपनी एक्ट के हिसाब से है कि नहीं है। फिर क्या वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है। फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें, क्या रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर किया गया कैलकुलेशन में, क्या कैलकुलेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज करी गई, और क्या डेप्रिसिएशन एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया। कितना बढ़िया काम हो गया। ऐसे देखते जाओ, बढ़ते जाओ, है ना। फिर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगानी है, ध्यान दो, मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि एट्रीब्यूट्स और ऑडिट प्रोसीजर कोई बहुत भारी डिफरेंस थोड़ी है। एट्रीब्यूट्स को ही चेक करने के लिए हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन को चेक करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। सबसे पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं जल्दी से, और फिर एक बार अपन समरी से देख लेंगे। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, उनसे लिस्ट ले लो कौन कौन से आइटम्स पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, लगाया है आपने, उनकी लिस्ट दे दो मुझे, है ना। फिर उनकी पूरी प्रोसेस को समझ लो जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज करने के रिगार्डिंग है, वो पूरी प्रोसेस समझ लो। फिर रेसिडुअल वैल्यूज प्रॉपरली वेरीफाई कर लो, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू क्या ली है इन्होंने किसी एसेट की।
अगर वही गलत है तो डेप्रिसिएशन भी गलत कैलकुलेट होगा। तो जो भी रेसिडुअल वैल्यूज उन्होंने ली हैं फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वो वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी होता है वो यूजफुल लाइफ के हिसाब से होता है। भाई जितनी लाइफ होगी उस हिसाब से डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होगा। तो वो भी आप चेक कर लो कि वो सही से ली है क्या पीपी और इंटेंजिबल एसेट दोनों के केस में। फिर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करी है क्या वो सही है, उनको वेरीफाई करो। फिर अगर डेप्रिसिएशन एंश्योर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द असेट फ्रॉम द, अच्छा जब असेट रेडी टू यूज हो जाती तब से डेप्रिसिएशन लगता है, ना कि डेट ऑफ एक्चुअल यूज से। जिस दिन असेट रेडी टू यूज हो गई वहां से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है। तो ये भी हम चेक कर लेंगे कि इन्होंने ऐसा करा है कि नहीं करा है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर हमेशा क्यों लगाते हैं? फॉर चेकिंग ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये तो हर जगह लिखना है, हर जगह। समझो बेटा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो लिख पाओगे, नहीं तो कैसे चलेगा, है ना। इंटेंजिबल एसेट में थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि प्रॉपर्ली अमोर्टाइज ओवर द पीरियड, मतलब जो भी इंटेंजिबल एसेट का पीरियड है उस पर प्रॉपर्ली उसको अमोर्टाइज किया गया है। फिर जो डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन किया गया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें एडिशंस दिखाए होंगे आपने एसेट में, ठीक है। ऐसे ही आपने जो कंपनी एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करा है डेप्रिसिएशन का, उसमें भी एडिशन दिखाए होंगे, तो दोनों के एडिशन मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स में एडिशन कुछ और दिखा रहे हो, कंपनी एक्ट में एडिशन कुछ और दिखा रहे हैं, अरे वो तो सेम होंगे ना, एडिशन ऑफ एसेट्स तो सेम होगा ना, ठीक है। पर एंश्योर दैट द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन कंप्यूटेड प्रोस्पेक्टिवली व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट। अगर पीपी और इंटेंजिबल एसेट की लाइफ कभी भी रिवाइज करते हो, आप चेंज करते हो, तो जो भी फिर डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होगा वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, मतलब जो भी आगे की लाइफ है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, पुराना कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर क्या है सर, एंश्योर करो कि जो इंटेंजिबल एसेट है, थोड़ा माहौल बनाने के लिए आप क्या करो, इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल भी दे दो। एंश्योर इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स, ये सब प्रॉपर्ली अमोर्टाइज किए गए हैं ओवर द पीरियड। बहुत बढ़िया सर। समरी सबसे पहले लिखा है मैंने, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स जो डेप्रिसिएट या अमोर्टाइज किए जाने हैं या किए गए हैं। ले ली लिस्ट। अब सुनो, अब क्या लिखा है मैंने, अब सोचो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम क्या क्या जरूरी होता है। जैसे कि एक तो डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज से लगता है, ना कि पुट टू यूज से, तो ये पता होना चाहिए कि असेट रेडी टू यूज है, वहां से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। रेसिडुअल वैल्यू की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, रेट की जरूरत पड़ती है, यूजफुल लाइफ की जरूरत पड़ती है, तो ये सभी तो वेरीफाई करना है। तो अगर आपको ये भी याद आ गया कि सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो सब अपन लिख देंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, है ना। फिर अगर यूजफुल लाइफ में चेंज होता है तो क्या करना चाहिए, जो कंप्यूटेशन होगा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का वो प्रोस्पेक्टिवली होता है। फिर अगर एडिशंस किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो दोनों क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। फिर क्या है, अब अमोर्टाइजेशन से रिगार्डिंग आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या जरूरी है अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बस एक तो यूजफुल लाइफ ध्यान रखनी होती है कि जो भी यूजफुल लाइफ है इंटेंजिबल एसेट की उसमें ओवर द लाइफ उसको अमोर्टाइज किया जाए, प्लस एग्जांपल देना है पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट जो भी है वो प्रॉपर्ली अमोर्टाइज किए गए ओवर द पीरियड। मतलब कुछ अलग से नहीं है, बस एक बता दिया कि थोड़ा अमोर्टाइजेशन भी दिख जाए, केवल हम डेप्रिसिएशन पे फोकस ना रहें। तो ये है समरी, पूरा देखा जाए तो इतना पढ़ लो हो गया काम आपका। ग्रामर तो आती है यार आपको, और नहीं भी आती तो सेंटेंस तो बना ही लेते हो ना, ठीक है। अब चलते हैं हम अदर एक्सपेंसेस पर, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस लाइक पावर, फ्यूल, ठीक है, रेंट, या फिर रिपेयर टू बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी, या फिर इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, ट्रैवलिंग का खर्चा हो सकता है, लीगल एंड प्रोफेशनल है, या मिसलेनियस एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस हो, सबकी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक्सपेंस हो उसमें एट्रीब्यूट्स चेक करने पड़ते हैं। क्या चेक करने पड़ते हैं यारो, एट्रीब्यूट्स। मतलब हम कोई भी एक्सपेंस में कौन कौन से फीचर्स देखना चाहेंगे, कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, ठीक है, ऑडिट के एंगल से। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहली बात हमें ये चेक करना है कि क्या वो खर्चा करंट पीरियड का ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट ईयर का खर्चा इस बार डाल रहे हो या अगले साल का खर्चा इस बार आप चार्ज कर रहे हो, तो क्या वो खर्चा इसी साल का है। चेक करेंगे क्या वो खर्चा रेवेन्यू खर्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैपिटल खर्चा था, ठीक है। फिर हर खर्चे के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। भाई अगर ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल टिकट्स तो होंगी ना, लाइट का बिल आएगा तो बिल तो आएगा ना, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं हर एंट्री के, हर खर्चे के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे। इंश्योरेंस का खर्चा दिखाओगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी ना, ऐसा। फिर आप देखो कि क्या एक्सपेंस करेक्ट एक्सपेंस हेड में चार्ज किया गया है। अब तुम कोई एक खर्चे को, भाई तुम सैलरी को स्टेशनरी में थोड़ी डाल सकते हो, ऐसा।
फिर जो भी खर्चा है वो ऑथराइज है क्या, एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स। अब कोई खर्चा है जो एमडी ही ऑथराइज कर सकता था तो उसी ने करा है क्या, तो हर खर्चा ऑथराइज होना चाहिए, ये खर्चा ये ऑथराइज कर सकता है, ये खर्चा ये ऑथराइज कर सकता है, ऐसा पूरा अथॉरिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें पूरा लिखा होता है, टेबल होती है, ये खर्चा ये अप्रूव करेगा, ये खर्चा ये अप्रूव करेगा। तो हम देखेंगे कि जो भी खर्चा किया गया है वो खर्चा उसी ने अप्रूव करा है जिसका मैट्रिक्स में नाम लिखा था, टेबल में नाम लिखा था। और देख लो कहीं पर्सनल एक्सपेंडिचर, कहीं पर्सनल एक्सपेंडिचर को तो चार्ज नहीं कर दिया है एंटिटी के अंदर, ठीक बात, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ये है एट्रीब्यूट्स, ये तो आपको लिखना ही है बेटा, अगर एग्जाम में आ जाए कोई भी एक्सपेंस आ जाए एटलीस्ट ये तो लिख ही सकते हो। तो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए कि एट्रीब्यूट बताओ तो हो गया काम। अगर ये नहीं भी आया और कोई और एक्सपेंस आया तो भी आप ये तो लिख ही सकते हो, और दो चार उस एक्सपेंस से रिलेटेड जो स्पेसिफिक हो सकते हैं वो आप बता देना, जो कि हम पढ़ने भी वाले हैं अभी। तो जैसे कि आप देखो रेंट का खर्चा है, रेंट में क्या है, रेंट एग्रीमेंट होगा, क्या रेंट का एक्सपेंस एग्रीमेंट से टैली कर रहा है, ठीक है, क्या रेंट एग्रीमेंट एंटिटी के नाम का ही है, ठीक है, कोई भी रेंट एग्रीमेंट दिखाएंगे तो थोड़ी चलेगा, है ना। फिर जो एक्सपेंस है क्या वो उसी प्रीमाइस, मतलब जो रेंट के एक्सपेंस है, रेंटल एक्सपेंस है, क्या वो उसी प्रीमाइस के हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पता चला कि जिस बिल्डिंग का किराया हम लोग अपने P&L में दिखा रहे हैं वो बिल्डिंग अपना ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर रहा, कोई और यूज़ कर रहा है, फिर तो ये कुछ तो भी कर रहे हो, फेक एक्सपेंस दिखा रहे हो आप, है ना, ऐसा। फिर आप क्या करो, आप चेक कर लो कि क्या ऑल 12 मंथ के रेंटल एक्सपेंस रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए, ठीक है, और जो रेंट अमाउंट है वो एग्रीमेंट के हिसाब से है या नहीं है। अब बताओ, ये पॉइंट आप हर खर्चे में लिख सकते हो, ठीक है, मैंने नीचे समरी बनाई भी है, कोई भी खर्चे में लिख सकते हो कि क्या हर, मतलब सारी के सारी मंथ का खर्चा रिकॉर्ड करा कि नहीं करा। आप स्पेसिफिक कंसिडरेशन दे सकते हो एस्केलेशन क्लॉज पर, कभी कभी होता है ना रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हर इतने महीने में या एक साल में ये इतना इतना रेंट बढ़ते चला जाएगा, ऐसा। वेरीफाई द रेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ड्यूरिंग द, अच्छा रेंट अगर एस्केलेशन क्लॉज होगा तो हो सकता है बीच में खर्चा बढ़ जाए रेंट का, तो क्या हम पूरे साल में हर महीने बराबर बराबर दिखाएंगे क्या, या फिर जहाँ से खर्चा, रेंट का खर्चा एस्केलेट हुआ है, बढ़ा है, उसी के आगे का खर्चा बढ़ाएंगे और उसके पहले जो था वही दिखाएंगे। तो ये सब बातें हो सकती हैं। आप नॉर्मली दे सकते हो कि एस्केलेशन क्लॉज को भी हमें एक बार स्पेसिफिकली देख लेना है रेंटल एक्सपेंस के केस में, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब है भी नहीं, है ना। फिर क्या लिखा है सर, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस में क्या चेक कर सकते हो, ठीक है, पावर के बिल आ जाएंगे यहाँ पर। तो ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल, ये सब में करना है, ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल, कोई भी खर्चा हो, देखो नीचे भी लिखा है ऑब्टेन अ समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ऑब्टेन अ मंथ वाइज कंसल्टेंट वाइज समरी, ऐसा कुछ है ना। सो आपने पूरे मंथ वाइज पूरे पावर के जो बिल्स हैं उनका शेड्यूल बुला लिया कि किस महीने में कितना खर्चा आया पावर का, है ना। वेरीफाई एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ, वही बात है। फिर आप कंपेयर कर सकते हो क्या, मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट कंज्यूम्ड, एप्लीकेबल रेट एंड चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बिल रेस्ट, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कितनी पावर कंज्यूम हुई और क्या एक यूनिट का क्या चार्ज लगता है, आप वो मल्टीप्लाई करके आप खुद ही निकाल लोगे कि कितना बिल होना चाहिए, अगर कुछ और रिकॉर्ड करा है मतलब गलत है। इसके अलावा in relation to the unit consumed, analyze the monthly power unit consumed by linking it to the units of finished goods produced। अब पता चला पावर का खर्चा तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि यूनिट कंज्यूम के हिसाब से लगेगा, तो अब पता चला कि यूनिट कंजम्पशन आपका घट रहा है, मतलब पावर भी कम लगना चाहिए, और पता चला आपके पावर के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये तो डाइवर्जेंट ट्रेंड हो गया है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, जहाँ खर्चा घटना चाहिए वहाँ खर्चा बढ़ रहा है। तो हम इंक्वायर करेंगे क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो ये है, एक दो स्पेसिफिक जोड़ दो, बाकी जनरल लिखते हैं ना। इंश्योरेंस एक्सपेंस में आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले सकते हो, उनसे अमाउंट चेक कर सकते हो, उनका वैलिडिटी पीरियड देख सकते हो। या फिर क्या है, वेरीफाई वेदर द एक्सपेंस हैज बीन करेक्टली क्लासिफाइड बिटवीन दी प्रीपेड एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। अब यार इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ पीरियड पता चला इस साल में आ रहा है, कुछ पीरियड अगले साल में आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बाइफरकेट करो, जितना खर्चा इस साल में आना चाहिए वो इस साल में रिकॉर्ड करो, जितना अगले में जाना चाहिए अगले में रिकॉर्ड करो, ठीक है ना, ऐसा। फिर है लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, देखो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा अगर स्पेसिफिक खर्चा आता है तो, ठीक है। जैसे पावर में पावर का बिल होना, या यूनिट कंज्यूम्ड के हिसाब से और यूनिट कंज्यूम्ड और रेट को मल्टीप्लाई करना, ये थोड़े थोड़े दो तीन स्पेसिफिक लिख दोगे तो मस्त काम हो जाएगा। लीगल प्रोफेशनल में क्या लिखा है, मंथ वाइज कितने खर्चे हो रहे हैं, कंसल्टेंट वाइज कितने खर्चे हो रहे हैं, पूरा हमको समरी बना के दो, ठीक है। फिर हम देख लेंगे मंथली रिटेनरशिप अग्रीमेंट,
कई बार क्या होता है, अपन किसी एडवोकेट को रिटेन कर सकते हैं कि यार देखो हमें कोई जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो आप अवेलेबल रहना, हम आपको मंथली पैसा दे देंगे। रिटेन करने का खर्चा दे रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम अलग से हर जब भी हमको प्रॉब्लम हो हम तब चले जाएं एडवोकेट के पास। या फिर ऐसा हो सकता है कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम फिक्स कर सकते हैं कि यार हम आपको ये पेमेंट करेंगे, आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हेल्प के लिए रेडी रहना। तो इन केस ऑफ मंथली रिटेनरशिप अग्रीमेंट वेरीफाई वेदर द एक्सपेंडिचर फॉर ऑल 12 मंथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड करेक्टली। अब अगर मंथली ही हमने तुमको रख लिया है तो फिर तो पूरे 12 मंथ का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको एडवोकेट की, ऐसा कुछ खर्चा हो रहा है, तो उसका कुछ सैंपल ले लो और उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेक करो, कौन से एट्रीब्यूट, क्या वो इसी साल का खर्चा है, क्या वो एंटिटी से रिलेटेड ही है, क्या उसके बिल बराबर हैं क्या, ये सब चीज़ें है ना, वो एट्रीब्यूट जो अपन ने पढ़े थे उनको भी समराइज करके आप लिख सकते हो। बताएं, जैसे मैंने जो हाईलाइट करा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उन एट्रीब्यूट्स को जो हाईलाइट करा है आप उसको ना छोटे से बॉक्स में बना के लिख लोगे, मस्त काम हो जाएगा ना। फिर क्या है, द ऑडिटर शुड बी कॉशियस वाइल वाउचिंग फॉर लीगल एक्सपेंस एज द सेम। ओ हो, ये स्पेशल पॉइंट है, ये लिख दोगे, खड़े होकर कॉपी चेक करेगा वो आपकी। देखना, आपको लिखना है कि जब हम चेक करेंगे लीगल एक्सपेंस तो हमें अलर्ट रहना है, ये बात हमने कहीं और भी पढ़ी है ना, हमें अलर्ट रहना है कि हो सकता है कोई ऐसा डिस्प्यूट के बारे में हमको पता चल जाए जिसका प्रोविजन एंटिटी ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, एंड द मैटर में ऑल्सो नॉट हैव बीन डिस्कस्ड और हाईलाइटेड टू द ऑडिटर। हो सकता है आपने हमें बताया भी ना हो, तो मैं चेक कर रहा था लीगल एक्सपेंस, लेकिन मुझे पता क्या चल गया, मुझे कोई डिस्प्यूट के बारे में पता चल गया जिसके रिगार्डिंग इनको प्रोविजन बनाना चाहिए थे, उन्होंने नहीं बताया, इवन वो मैटर डिस्कस तक नहीं किया, ऐसा कुछ। मस्त काम हो गया ये तो, है ना। फाइनली, ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, द ऑडिटर सेलेक्ट अ सैंपल एंड वाउच फॉर द एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव। ओहो, वो खुद ही कई बार बोल रहा है कि भैया आपको वही चीज़ें लिखनी है जो ऊपर एट्रीब्यूट्स बताए हैं, कोई भी खर्चा आ जाए, और पता ही एग्जाम में आए भी है ना। फिर क्या लिखा है, फिर वही आप क्या करो, प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मंथली बेसिस। आप पूरा उनका शेड्यूल ले लो, मंथली कितना कितना खर्चा हो रहा है मिसलेनियस खर्चों में, मंथली कितना कितना खर्चा हो रहा है उसका शेड्यूल बना के दो, और मंथली ट्रेंड को हम कंपेयर करेंगे, हर महीने कितना खर्चा चेंज हो रहा है, लास्ट ईयर के इन्हीं मंथ में क्या खर्चा हुआ था, ऐसा कुछ। एनालिटिकल प्रोसीजर हर जगह लिख सकते हो, टू चेक द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपेंस। ठीक है, ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर कोई खर्चा ऐसा है जो यूनिट प्रोड्यूस से आप कनेक्ट कर सकते हो तो आप वो निकाल दो कि यार, जैसे समझना, पिछली बार मान लो 1000 यूनिट कंज्यूम हुई थी, और ये जो अदर खर्चे हैं, ये ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग जो भी है, मान लो ये खर्चे हुए थे 10 लाख। अब इस बार यूनिट 500 ही प्रोड्यूस हुई हैं, आपको नहीं लगता कि कम से कम 10 लाख बढ़ना तो नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से तो काफ़ी जगह पे कम होना चाहिए भाई। ओवरऑल पूरी एंटिटी के ऑपरेशन पे कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा ही ना, अगर वो हाफ लेवल पे आ गया है तो उम्मीद है कि खर्चा कम होना चाहिए। बहुत सारे खर्चा तो वेरिएबल भी होंगे, तो वो तो कम होनी चाहिए ना, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करना है, खर्चों को पर यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से एक कनेक्शन बिठा लेना है और उसको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, तो कितना मस्त काम हो जाएगा, है ना। अब पता चला यूनिट्स बनाई हैं आधी और खर्चे बढ़ा के दिखा रहे हो, तो जो बेवकूफ़ लोग फ्रॉड करते हैं ना, जिनको ढंग से फ्रॉड करते भी नहीं आता, तो वो ऐसी गलतियां कर देते, तो अपन पकड़ लेंगे, है ना। और अगर कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो हम रीजन्स पूछेंगे कि क्या मैटर है ना। समरी, ओहो हो सर, समरी फॉर चेकिंग एनी एक्सपेंस। तो मैंने क्या लिखा है, एक तो जनरल एट्रीब्यूट तो लिखना ही है जो ऊपर पढ़ाई मैंने, प्लस कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिख देना। तो मैंने क्या करा, जनरल तो लिखना ही है, वो तो ऊपर लिखे, स्पेसिफिक में आप क्या क्या लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर कहीं एग्रीमेंट आता हो, जैसे कि रेंट में आता है तो रेंट एग्रीमेंट डाल देना। मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल, ये हर चीज़ में लिख सकते हो, कोई भी खर्चा हो ऑप्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल, जो भी खर्चा होगा उसका नाम लिख देना। अगर एग्रीमेंट लगता होगा उस खर्चे में तो एग्रीमेंट दिखा देना। खर्चा 12 मंथ के लिए, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, समझो जनरल तो हो गए, ये स्पेसिफिक में भी हर में क्या लिखा है, ऑल 12 मंथ के लिए खर्चा चार्ज किया कि नहीं किया। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना ताकि ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक कर सकें, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस खर्चों को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। हर खर्चे में लिखो यार, तो जनरल के अलावा ये स्पेसिफिक में आ जाएंगे, मतलब मैंने स्पेसिफिक के भी जनरल पॉइंट बना दिए हैं भाई लोगों, ठीक है ना। फिर प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेस पे पूरे खर्चे की समरी ले लो और मंथली ट्रेंड को कंपेयर करो, हर खर्चे में कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिखा है, ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, खर्चों को डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस कर दो, तो आपको निकल आएगा कि हर यूनिट प्रोड्यूस पे कितना खर्चा लगभग हो रहा है, इसको आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हो, इससे भी एक बहुत बढ़िया आइडिया आपको मिल जाएगा।
सो ये हो गया आपका ऑडिट ऑफ एक्सपेंस। बहुत इजी है यार, अगर आपने ये समरी जो मैं बना रहा हूँ ना, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो मस्त काम हो जाएगा आपका, राइट। ओके, डन बेटा।